ईटीवी का एक खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम बात करेंगे पद्मश्री श्री बलबीर दत्त जी से। झारखंड में अगर कुछ चंद लोगों के अगर नाम लिए जाते हैं तो शायद उन नामों में इनका नाम भी शुमार। झारखंड की पत्रकारिता हो या फिर देश और विदेश की, जो संदर्भ है झारखंड के संबंध में, अगर आप झारखंड को जानना चाहते हैं तो उसके लिए बलबीर दत्त से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे बलबीर दत्त जी से। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने पूरे प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है, पद्मश्री आपको मिला है। जो सम्मान है, सम्मान के दायरे में आपको नहीं रखना चाहते, लेकिन हर व्यक्ति ये जानना चाहेगा कि आखिर ये बलबीर दत्त पत्रकार ये कौन है और बलबीर दत्त कहाँ से आए। लोग ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान से आए थे। ये सवाल तो बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान से आए तो एक तरह से नहीं कहना चाहिए जी। हम अविभाजित भारत के आप आए थे। हाँ, उस क्षेत्र से है जो आज पाकिस्तान में चला गया है, बन गया जी। रावलपिंडी। देश के विभाजन के बाद तो बहुत लोगों को यहाँ आना पड़ा जी। और इसके बारे में तो इतिहास है। और हमारे देश के दो प्रधानमंत्री भी उसी क्षेत्र के थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल। ये दोनों के जो गांव है रावलपिंडी के नज़दीक ही पड़ते हैं जी। और बहुत सी हस्तियां हैं बहुत से क्षेत्रों में, वो कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता में भी, जो कि उस क्षेत्र से संबंधित रही हैं जी। उनको विभाजन के बाद यहाँ आना हुआ। और विभाजन के बाद कुछ ऐसा था कि हम उत्तराखंड में थे और फिर अभी जो हरियाणा क्षेत्र है अम्बाला छावनी में थे। उसके बाद यहाँ रांची आए क्योंकि हमारे पिताजी ने कहा कि यहाँ उनको एक ऑफ़र हुआ है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था रांची और ये बहुत बड़ी चीज़ थी। द्वितीय विश्व युद्ध में रांची को ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर बनाया गया था। तो यहाँ पर एक कैंटीन आप खोल सकते हैं, लेकिन वो बात फिर बने नहीं, तो उसी बहाने हम यहाँ आए। जी, आप यहाँ आए और रांची में बिल्कुल झारखंड में आप रच बस गए। और पत्रकारिता में जो आपका आना हुआ वो किस तरह से आना हुआ? पत्रकारिता क्या पृष्ठभूमि थी पहले घर में इस तरह की? मुझे ऐसे क्या है कि आप बिल्कुल निपट व्यक्तिगत बात हो जाएगी, लेकिन जब आपने सवाल किया है और हो सकता है लोगों को दिलचस्पी हो जानने में, तो मुझे बचपन से ही पत्रकारिता में बहुत शौक़ रहा है जी। जैसे अभी चर्चा की मैंने रावलपिंडी में, तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और उस समय लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी रहती खबरें जानने की। और हमारे यहाँ रेडियो था और 3 अखबार आते थे, एक लाहौर से निकलता था ट्रिब्यून जी, और एक हिंदी मिलाप और एक उर्दू में प्रताप। तो हम लोग जैसे तैसे सब पढ़ जाते थे जी। और उसके बाद से ही पत्रकारिता का शौक़ जो है ना, किन्हीं कारणों से कुछ ऐसे ही संस्कार बन गए। और अभी मैंने चर्चा की आपके पूछने पर अम्बाला छावनी। तो अम्बाला छावनी में मेरी पढ़ाई कुछ ऐसा डीएवी स्कूल में हुई। तो डीएवी स्कूल के बिल्कुल सामने ट्रिब्यून का ऑफिस था। ये लाहौर का बहुत बड़ा राष्ट्रवादी अखबार था जो आज़ादी के बाद शिफ्ट कर गया, आजकल चंडीगढ़ से निकलता है। और ये संयोग की बात है कि स्कूल के सामने ही उसका ऑफिस था। और उस एक अखबार का जो बिल्डिंग है वो आपके लिए रोल मॉडल हो गया। हाँ, तो मुझे मतलब और शौक़ बढ़ गया, 1-2 बार वहाँ जाना हुआ जी। और वहाँ पर ये रिवाज था स्कूल में और भी कई स्कूलों में है कि आज की ताज़ा खबर वो जो है वो बोर्ड पर लिखिए। तो ये बहुत अच्छी बात थी। मुझे याद है सरोजिनी नायडू बहुत बड़ी नेता थी फ्रीडम मूवमेंट की और बाद में यूपी की गवर्नर भी बनी। उनका देहांत हुआ तो मुझे ही कहा गया कि आप हेडलाइन लिखिए चौक से बोर्ड पर, और सब बच्चे उसको पढ़ते थे। और फिर मुझे क्या ख्याल आया, क्योंकि वो जो बोलते हैं स्पॉट न्यूज़ जी, तो वो लगाने का उन दिनों में रिवाज था। और जो अखबार के बंडल भेजे जाते हैं वो न्यूज़पेपर एजेंट्स को, हाकर को भी दिए जाते थे। आज की भी जो ख़ास खबर है बड़े बड़े अक्षरों में। तो मैं चला गया ट्रिब्यून के ऑफिस में जी। तो मैंने कहा आज का स्पॉट न्यूज़ दीजिए। उनको लगा अरे ये स्कूली लड़का है, ये स्पॉट न्यूज़ मांग रहा है। मैंने कहा कि हम लोग ऐसा वहाँ दिखलाते हैं बोर्ड पर। तो मुझे आज भी याद है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में था सरोजिनी नायडू पासेस अवे, यानी सरोजिनी नायडू गुजर गई। तो कुछ इस तरह का घटनाक्रम होता है। बचपन से आपके शौक के साथ यही कारण है कि जो आपका पैशन था, जो इसके प्रति झुकाव था, जब आप इस शहर में आए
झारखंड की पत्रकारिता, झारखंड तो अब बना है, आपने झारखंड की लड़ाई बहुत नज़दीक से देखा, आंदोलन देखा आपने। झारखंड में जब यहाँ पर आए 50 दशकों से ज़्यादा पत्रकारिता कर रहे हैं, आप एक यहाँ के बड़े ही लीडिंग अखबार से जुड़े, उस अखबार को लोग आपके नाम से जानते थे और अखबार और आप दोनों इस पूरे प्रदेश के लिए पर्यायवाची थे। यहाँ पर जब आपने पत्रकारिता शुरू की, झारखंड ही क्यों, पटना क्यों नहीं, यानी कि रांची क्यों, बिहार क्यों नहीं? नहीं, तो जब हम रांची में रह रहे हैं जी, और रांची में ही रह जाने का विचार है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम थी उसमें। नहीं, संभावना तो अब मुझे पत्रकारिता के दौरान भी मुझे दिल्ली से कई तरह के ऑफर आते रहे और बाकी जगहों से भी, तो जाने से तो आदमी कहीं भी जा सकता है, वो तो अपना कैरियर। मैं वस्तुतः कैरियरिस्ट जर्नलिस्ट नहीं रहा जी, कि इसमें से हमको क्या अपना कैरियर बनाना है, क्या फ़ायदा उठाना है, आज इस अखबार में, कल दूसरे अखबार में, कल तीसरे अखबार में उसने ऑफ़र किया। बलबीर दत्त जी पत्रकार थे, पत्रकार हैं, प्रोफेशनल बेहतर नहीं है, लेकिन जो इनके काम काज के तरीके हैं, जो और जिस तरह से इनको सम्मान मिला है, वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पद्मश्री बलबीर दत्त जी से। इन्होंने कहा कि ये करियरिस्ट नहीं, यानी कि इन्होंने पत्रकारिता को बहुत ज़्यादा उस तरीके से देखने की कोशिश नहीं की जिस तरह से आज पत्रकारिता को समझा जाता है। इन्होंने सच कहा, तब की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में थोड़ा फर्क आया। पहले इसे मिशनरी तौर पे देखा जाता था कि जब कोई हम इश्यूज़ को या किसी मुद्दे को हम उठाते थे तो उसके अंजाम तक पहुंच जाते थे। आज के दौर में बलबीर जी, आपने उस ज़माने में पत्रकारिता शुरू की थी जब आप मुहिम की तरफ चीज़ों देखते थे, एक मिशन के तौर पे देखते थे, तब अखबार मिशनरी हुआ करता था। आज बदलते संदर्भ में ये यहाँ पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि आपने कई दौर देखे हैं, पत्रकारिता जो आपने शुरुआत की थी और आज जहाँ खड़ा है वहाँ पर क्या कुछ आप देख रहे हैं? अभी तो 50-60 वर्षों में बहुत अंतर पड़ गया जी, जिस समय मैं पत्रकारिता में आया था, तो उस समय जैसा आपने कहा एक मिशनरी ज़ील होता था जी, जो कि आज़ादी के कुछ वर्ष बाद तक ये खुमारी चल रही थी। जी, आज़ादी के समय के जो आदर्श थे, जो सिद्धांतवादिता थी, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता रही नहीं। जी, और उस समय की स्थिति ये थी कि पत्रकारिता में आम तौर पर जो लोग आते थे उनमें एक ख़ास तरह का दीवानापन, जिसको कहते हैं एक जुनून या एक लगन या तड़पन होती थी। पैसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता था। पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता था और पैसा ज़्यादा मिलता भी नहीं था। जी, उस समय तो पत्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती फिर थी। भी लोग पत्रकारिता करते थे इसलिए कि पैशन था। एक तरह का, हाँ, पैशन के बगैर तो ये हो नहीं सकता। जी, और मैं भी पत्रकारिता में आया तो उस समय ये था कि जैसे रांची बहुत छोटा शहर था जी, 1963 में, आज से समझिए कि 53-54 साल पहले। जी, तो ये महसूस हुआ कि यहाँ से कोई अखबार निकलना चाहिए। उस समय साप्ताहिक अखबार भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जी, अभी तो ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़माने में तो ये लगेगा साप्ताहिक अखबार तो ये बाबा आदम के ज़माने की चीज़ है। बिल्कुल, बहुत रफ्तार आई है हाँ, अखबारों में। उस समय साप्ताहिक अखबार का महत्व था क्योंकि अखबार बहुत कम थे ना, जी, और छोटे शहरों में तो लोग वैसे ही साप्ताहिक अखबार में भी उनको सप्ताह भर की खबरें, मिल जाया विचार, करती थी। टिप्पणियाँ मिल जाएं तो बहुत था। यहाँ से एक अंग्रेज़ी का साप्ताहिक निकलता था, न्यू रिपब्लिक, लेकिन अंग्रेज़ी का होने के कारण उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं था। तो ये महसूस हुआ कि भाई यहाँ खबरें लोगों को मिलती ही नहीं है। पटना के अखबार झारखंड की उपेक्षा करते हैं। तो झारखंड आंदोलन का एक बड़ा कारण यह भी था कि झारखंड की सब तरह से उपेक्षा होती है। खबरों में भी पटना के अखबार झारखंड को कोई खास महत्व नहीं। बिल्कुल, हम उल्लेख करना चाहेंगे, अपने लोगों को बताना चाहेंगे कि झारखंड में जब आंदोलन हुआ, उसमें जो आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरें थीं, उसमें एक अखबार की बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें भूमिका थी। उसमें बलबीर जी अग्रणी थे। आपने बहुत नज़दीक से पूरे आंदोलन को देखा और शायद आपके माध्यम से एक आम लोगों ने देखा, जो बिहार में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इस आंदोलन को समझने की कोशिश की। जो दिल्ली में बैठे हुक्मरान थे, उन्होंने समझने की कोशिश की। बड़ी बड़ी भूमिका थी। तब अखबार कह सकते हैं कि आंदोलन हुआ करता था। हाँ, तो अखबार तो उस समय तो यहाँ एक ही अखबार था। जी, और
पटना के अखबार तो झारखंड आंदोलन को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे जी लेकिन यह है कि अखबार का सर्कुलेशन आहिस्ता आहिस्ता पिकअप करने लगा और उसका मैसेज पूरे झारखंड में जाने लगा। जी तो आंदोलन को भी उससे काफ़ी बल मिला। बाद में तो और भी अखबार आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगे और देश भर के मीडिया में झारखंड आंदोलन की चर्चा होने लगी। जी मुझे याद है झारखंड बनने से कुछ अर्सा पहले दिल्ली में मुझे एक केंद्रीय मंत्रालय के सचिव स्तर के ऑफिसर ने कहा, जी अरे ये क्या झारखंड 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 बनने होने वाला नहीं है, ये खाली आप लोग मीडिया में इसको चलाए हुए हैं, ये झारखंड केवल मीडिया में है, ये झारखंड कभी बनने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद लेकिन तब आपकी जो पत्रकारिता होती थी वो इतनी पावरफुल आपका माध्यम था कि आपकी एक कॉलम का खबर जो है वो पूरे दिन को बदल देता था, पूरे आंदोलन के रुख को और आम लोगों को जो एक जुड़ने वाली जो परंपरा होती है वो देखने को मिलता था। उस जमाने में लोग आपके साथ बिल्कुल कनेक्टेड होते थे, आप में विश्वास देखते थे, आपको मुहिम के तौर पर देखते थे, आपको निष्पक्षता के रूप में देखते थे। लेकिन आज जिस तरह से अलग अलग माध्यम आए हैं और जिस तरह से लगातार अखबारों की संख्या बढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तार हुआ, तो कुल मिलाकर लोग अब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं किसी के साथ में। तो ये जो बदलाव देख रहे हैं आप, ये उसको किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा है कि अभी तो पत्रकारिता की स्थिति ये हो गई है कि बाज़ारवाद हावी हो गया है जी, कमर्शलाइजेशन जिसको कहते हैं। और स्थिति में तो इतना अंतर आया है कि जैसे एडिटर या संपादक जिसको कहते हैं जी, संपादक का रुतबा पहले से बहुत घट गया है। अब स्थिति यह है कि मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे या पत्रकारिता में आए तो कोई नया अखबार देखने से लोग पूछते थे इसका एडिटर कौन है। जी, तो ये जानकारी जानने की एक जिज्ञासा रहती थी, एडिटर कौन है इसका, पता लगाएं। आजकल तो कोई नया अखबार या मैगज़ीन देखने के बाद लोग पूछते हैं अरे इसका मालिक कौन है। बिल्कुल। और एडिटर को वो जो पहले शक्ति थी, जो अधिकार था, वो अब रहा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी विकृति आई है पत्रकारिता में। बलबीर दत्त न सिर्फ अखबार के एक संपादक हैं या संपादक रहे थे ये, बल्कि अपने आप में पत्रकारिता के एक इंस्टीट्यूशन के रूप में जाने जाते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस झारखंड में जहाँ पर उन्होंने काम किए, आखिर ये झारखंड आज भी इतना पिछड़ा क्यों है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रख्यात पत्रकार बलबीर दत्त जी से। आप झारखंड आंदोलन से जुड़े थे। झारखंड बनाने के पीछे का जो मकसद था कि यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, बिहार के समय इनको बहुत ज़्यादा वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाता था, सरकार में इनकी बहुत पार्टिसिपेशन नहीं होता था। थोड़ा कहीं ना कहीं जो पूरा राज्य था वो पिछड़ा इसलिए भी था कि लोग इस राज्य की तरफ, जो कि बहुत ही रिच था मिनरल रिसोर्सेज के रूप में, इस पर किसी का ध्यान नहीं होता था। राज्य अब अलग हो गए तो लोगों को लगा कि बिल्कुल यहाँ के लोगों का किस्मत बदल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य समझिए कि राज्य बनने के बाद भी 16 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस राज्य की जो तस्वीर है आज भी धुंधली। हाँ, वो बात तो सही है जी। झारखंड आंदोलन के दिनों में जो लोगों ने जो सपने संजोए थे जी, तो वो तो एक तरह से चकनाचूर हो गए कहा जाएगा। मुझे संयोग से झारखंड आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखने समझने का मौका मिला। जी, 1950 में झारखंड पार्टी बनी और उसके बाद यहाँ मोराबादी मैदान में उसका एक बड़ा सम्मेलन हुआ। और 1950 से लेके सन 2000, तो 15 नवंबर 2000 को यहाँ राजभवन में बाबूलाल मरांडी ने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया जी, और उस समारोह में भी उपस्थित रहने का मौका मिला। जी। तो बहुत नज़दीक से मैंने इसको आंदोलन को देखा। राज्य बनने के पीछे जितने भी आंदोलनकारी थे उनसे मिलने का मौका मिला, उस आंदोलन को समझने का मौका मिला, उसको आपने दिशा दी। लेकिन आंदोलन के बाद राज्य बने, आप वहाँ विटनेस रहे। कभी आपने सोचा था कि 16 वर्षों के बाद भी इसकी स्थिति ऐसी ही रह जाएगी? नहीं, ऐसा तो सोचा ही नहीं गया था जी। अब बात यह है कि इसका लोग विश्लेषण करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि पहले तो जैसे झारखंड आंदोलन की बात है जी, तो ये आंदोलन
शुरू से ही भटकता रहा। आंदोलन जो है पहले ये आदिवासी महासभा के नाम से शुरू हुआ जी। 1938 में जयपाल सिंह 1938-39 में आदिवासी महासभा बनी और जयपाल सिंह उसके अध्यक्ष बने जी। तो आंदोलन की जो शुरुआत थी तो उद्देश्य तो ठीक था, लेकिन जैसे अभी आपने चर्चा की आदिवासियों की, तो झारखंड में आदिवासी या मूलवासी जो यहाँ गैर आदिवासी बहुत अरसे से रह रहे हैं, सदियों से जी। उनको सदान कहा जाता है। तो उनकी जो मांगें थी, उनके अभाव अभियोग थे, उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। तो केवल आदिवासी नाम से, आदिवासी महासभा नाम से आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता था, इसीलिए फिर इसका नाम आदिवासी महासभा से बदल के झारखंड पार्टी किया गया कि इसमें गैर आदिवासी भी शामिल हो। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाद में 1963 में तो जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलीन कर दिया, तो आंदोलन तो खत्म ही हो गया, मिसगाइड हो गया। लेकिन राज बने, उसके बाद लोगों को न्याय मिला, हाँ, भाजपा के ही समय से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा बना फिर कई साल बाद जी। उसके बाद आंदोलन ने जोर पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी पहली राष्ट्रीय पार्टी थी जिसने छोटानागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए जी। कि छोटे राज्य जो है वो ज़्यादा मैनेजेबल होते हैं, इस मांग को स्वीकार किया और वो फिर वो अंततः वो बन गया जी। अब सवाल यह है कि 16 साल के बाद भी ये स्थिति क्यों है, तो इसका एक बड़ा कारण तो ये है कि यहाँ पर जो भी सरकारें रही वो मजबूत सरकारें नहीं थी जी। राजनीतिक अस्थिरता, मतलब कि अगर इतने अरसे में 10-11 मुख्यमंत्री आए तो समझा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति क्या होगी। और यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर रहा है, उसमें जो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसे तुलना करना तो ठीक नहीं होगा जी। लेकिन आप वैसे आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पर मतलब कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है तो कुछ बात और होती, तो नेतृत्व की बहुत कमजोरी रही है। और उसके बाद यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं सभी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी समय यहाँ सत्ता में रही, सत्ता में रहते हुए उसको जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो नहीं निभाते हैं, फिर विपक्ष में बैठते हैं तो फिर उनका सोच जो है नकारात्मक हो जाता है। अगर राजनीतिक रूप से अगर परिपक्व लोग यहाँ पर होते, लीडरशिप अगर स्ट्रांग होता, राजनीतिक परिपक्वता नहीं है जी। राजनीतिक परिपक्वता नहीं। आप देखिए, ये मैंने एक अभी आर्टिकल लिखा था, दिल्ली के प्रमुख मैगजीन में छपा था जी। कि झारखंड बनने के बाद यहाँ 100 बार बंद हो चुके हैं, बंद का काल। आज झारखंड बंद रहेगा, कल झारखंड बंद रहेगा, अनाउंसमेंट हो रहा है और बंद हुआ। 100 मतलब सेंचुरी भी हिट कर गया, ये किसी स्टेट में नहीं हुआ। और इसके लिए यहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेवार है जी। अगर आप 100 बार बंद कराएंगे। एक बार तो मुझे याद है कि ये लक्ष्मी मित्तल जो हैं बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और यहाँ MOU साइन किए, यहाँ अपना वो इंडस्ट्रियल प्लांट्स में रखना चाहते थे। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, मधुकोड़ा यहाँ मुख्यमंत्री थे। ऐसा कहीं नहीं होता है कि एक निर्दलीय व्यक्ति जिसके साथ एक भी विधायक नहीं है वो मुख्यमंत्री बन गया, ये किसी स्टेट में नहीं हुआ ऐसा। तो लक्ष्मी मित्तल ने मनमोहन सिंह को कहा कि बताइए मैं झारखंड में किससे बात करूं, वहाँ 12 मुख्यमंत्री हैं। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी इस राज्य की, ये स्थिति है। अब यह है कि अभी रघुवर दास आए हैं तो इनको ये लाभ है कि ये मतलब कि मिली जुली सरकार वाली बात नहीं है। बेहतर नेतृत्व देकर इस राज्य का कहीं ना कहीं एक तरह से विकास वो कर सकते हैं, थोड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं। हम बात कर रहे थे जाने माने पत्रकार बलबीर दत्त जी से, इनको पद्मश्री मिला है, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से इनको। और सबसे खास कि इन्होंने बहुत सारे, यानी कि अगर इनके लेख की चर्चा करें वो हजारों में है, झारखंड में लगातार ये काम करता रहे और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो इनके योगदान है और जो उनके लेख हैं लगातार आते रहें, यही हमारी कामना है। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए सदस्य के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।